बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, हुकूमत पीछे जाती दहशतगर्दों के, हुकूमत हमें खबरें देती कि हमने दहशतगर्दों को काबू कर लिया है। हुकूमत बताती कि तमाम जो यरगमाली हैं वो सारे के सारे मिल गए हैं, ये उनकी लिस्टें हैं। हुकूमत ये चीज़ें बताने की बजाय अब सहाफ़ियों के पीछे पड़ गई है। यानी वो ये देख रहे हैं कि कोई तनकीद क्यों करता है, कोई सवाल क्यों उठाता है। अहमद नूरानी साहब और दीगर कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिए है हुकूमत ने, और यहाँ से आपको पता चलता है कि हुकूमत की तरजीहात क्या है। वज़रा जो हैं वो सारे के सारे बजाय इसके कि वो दहशतगर्दों की मजम्मत करते हैं, उनके ऊपर चढ़ाई करते, सारे के सारे वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे चढ़ाई किए हुए हैं। तलाल चौधरी ने कैसी गंदी हरकत की वहाँ पे, यानी वो तंजीम साजी तलाल चौधरी का जो मामला है वो निजी मामला, मैं उस पर कभी ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सब जानते हैं कि वो मामला क्या है। अब उस मामले को लेकर उन्होंने जिस तरह बुशरा बीबी को बीच में इन्वॉल्व किया और जिस तरह के उन्होंने जुमले बोले हैं, ये कोई भी बागैरत शख्स ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत है, ज्यादती है। ये वज़ीर दाखिला है और ये उस वक्त इस किस्म की जुमलेबाजी कर रहा है और उस वक्त इस तरह के जुमले और इस तरह की बातें बोल रहा है जब अभी खून बह रहा है, जब अभी पूरा ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ, जब दहशतगर्दी की पूरी वेव पाकिस्तान में अपनी ताकत के साथ चल रही है, जब लोगों की लाशें गिर रही हैं। ये उस वक्त वज़ीर दाखिला जो है वो इस किस्म के घिनौने मजाक पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। ये इस तरह के जोकर पाकिस्तान में लगता है जानबूझकर मुसल्लत किए गए हैं ताकि मैक्सिमम लोगों का एतबार ही सियासत से उठ जाए। यानी लोगों को मुतनफर ही करता है ना सियासतदानों से, तो इस तरह के जोकर लाके बिठाओ, लोग इनके बयान सुने, लोग नफरत करें। इन्हीं की वजह से लोगों को सियासतदानों से चिढ़ होती जा रही है, ऐसे ही सियासतदानों की वजह से। तो अब जो है वो देख लें, एक तरफ फौजियों का खून बह रहा, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनकी लाशें पड़ी हुई है, दूसरी तरफ जो वजीर दाखिला है, दाखिला के महकमे के अंदर फेडरल मिनिस्टर है मुमलिकत का, और वो खड़ा होकर क्या कह रहा है असेंबली में, वो तंजीम साजियों की बात कर रहा है और साबिक खातून अव्वल को बाकायदा बराह रास्त टारगेट कर रहा है। अंदाजा कीजिए आप इनके घटियापन का। नादरीन, एक और चीज हुई कि जिस तरह से DGI-SPR ने और बलूचिस्तान के वजीर आला ने लापता अफराद के मामले को एक जवाब फराम किया है, ये कहते हुए कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ये सारा कुछ होता है और हर मुल्क के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं लापता अफराद के हवाले से। इन्होंने कुछ मुल्कों के नाम भी लिए हैं। इससे एक तासुर तो ये मिला कि ये एक न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान में। यानी लापता अफराद के हवाले से जहां पे पाकिस्तानी इदारे और हुकूमतें जो हैं वो ये डिनाइल में रहती थी कि जी हमारे पास तो है ही नहीं, हमने तो लापता ही नहीं किए, वहां पे ऐसा लगता है कि वो अब इसको एक नॉर्मल चीज बनाना चाहते हैं। और इससे दो चीजें रजिस्टर्ड हुई हैं। नंबर एक, पाकिस्तान में लापता अफराद का मसला दर हकीकत मौजूद है और उसे फौज के तर्जुमान और बलूचिस्तान के वजीर आला दोनों ने उसका एतराफ किया है। ये तो आप क्लियर कर दें कि दोनों ने एतराफ किया है लापता अफराद वाले मामले का। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में होती हैं, हम सब जानते हैं। नंबर दो, क्या अब हम दुनिया में होने वाली जो जबरी गुमशुदगियां हैं या मावराए अदालत जो इकदाम किए जाते हैं कई मुल्कों और रियासतों की जानिब से, उनके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं? यानी हम कश्मीरियों के हक में यही बात करते थे ना कि मावराए कानून चीजें ना की जाए, कानून ना तोड़ा जाए, लोगों को जबरी तौर पर लापता ना किया जाए। यही आवाज हम फलस्तीनियों के हक में इसराइल के खिलाफ भी उठाते थे। तो क्या अब पाकिस्तान ऐसे किसी मामले में आवाज उठा सकता है, जबकि पाकिस्तान खुद एतराफ कर रहा है कि जनाब लापता अफराद का मामला तो बिल्कुल ऐसा कोई नहीं मामला है और भी दुनिया में होता है, तो हम भी कर रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी फौज का तर्जुमान या वजीर आला वो बैठ के इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। होता है या नहीं होता है अलग कहानी है, लेकिन कोई बैठ के ये नहीं कह सकता कि जनाब वहां भी तो होता है। ये तो एक तरह की जस्टिफिकेशन है जो दी जा रही है बदकिस्मती से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, पाकिस्तान ने रॉ के ऊपर इल्जाम लगाकर अपना केस क्या मजबूत किया है या कमजोर किया है। देखिए, अब हम आंखें बंद करके हर बात के ऊपर यकीन तो कर नहीं सकते। जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका निकलकर जा रहा था उस वक्त मैं खुद रिपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बगले बजा रही थी, खुशियां मना रही थी कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर अगर किसी को सबसे बड़ी शिकस्त हुई है तो यह दावा किया जा रहा था वो इंडिया को ही है। ये जनरल बाजवा और उनकी सारी कंपनी जो है वो ये दावा करते थे उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कि अगर किसी को सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में नुकसान होने जा रहा है तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट और मेहनत इंडिया की डूबने जा रही है, क्योंकि वहां पे अफगान तालिबान आ रहे हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते और इंडिया ने जिस हुकूमत को हमेशा बैक किया, जिस हुकूमत को हमेशा सपोर्ट किया, वो हुकूमत जा रही है। तो होना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान के आज अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होते, लेकिन हुआ क्या, आज इंडिया के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात है और पाकिस्तान कह रहा है जी अफगान सरजमीन को इंडिया इस्तेमाल कर रहा है और इंडियन रॉ मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में। अब एक तो पाकिस्तान को यह साबित करना चाहिए, सबूतों के साथ आना चाहिए कि पहले सबूत इकट्ठे करें और मजबूत तरीके से अपने केस को सामने लेकर आए, जैसे वो लाहौर वाले मामले में लेकर आए थे। डिफरेंट इदारों ने मिलकर काम किया था, CTD ने बहुत काम किया था, सबूत इकट्ठे किए थे और एक्सपोज किया था इंडिया को ये जो लाहौर के अंदर 2-3 इंसिडेंट दहशतगर्दी के हुए थे। खासतौर पर जो एक जौहर टाउन वाला इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट को लेकर बड़े जबरदस्त शवाहिद के साथ पाकिस्तान ने सारे सबूतों के साथ इंडिया को एक्सपोज किया था। तो अब भारत का बयानिया तो पूरी दुनिया में आप सब जानते हैं पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा बिकता है। पाकिस्तान की बात कम मानी जाती है, भारत की बात ज्यादा मानी जाती है। तो पाकिस्तान को सबूतों के साथ आना चाहिए था, अपने केस को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन भारत को और अफगानिस्तान को हमने एक सफ में खड़ा कर दिया है। अब ये पता नहीं हम जानबूझकर कर रहे हैं या गलती से हो रहा है, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है कि इंडिया और अफगान हुकूमत मजीद एक दूसरे के करीब आ जाएंगे।
वो वैसे भी गल्फ कंट्रीज के अंदर एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के वीज़ों पे तो पाबंदी कोई नहीं है। वो जा सकते हैं ओमान भी, वो जा सकते हैं दुबई भी, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। इंडियंस भी जा सकते हैं दुबई, ओमान, कतर, जहां चाहें। तो वो आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं और आपस में चीज़ें एक दूसरे के साथ तय कर रहे हैं। नाज़रीन, सरफराज बुगटी साहब ने एक और बात की। सरफराज बुगटी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनाब जो पिछली हुकूमत थी वो टीटीपी को लाके उनकी आबादकारी करके गई है। मैं अभी इसका सारा जो है पोस्टमार्टम खोल के आपके सामने रख देता हूं। यहां पे राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट भी मेरे पास मौजूद है। वो ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत में जिस तरह टीटीपी की आबादकारी की गई, इसी तरह बलूचिस्तान में भी कई कमांडरों को जेलों से रिहा किया गया, जिन्होंने बाहर जाकर दोबारा कैंप बना लिए। दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह यह भी है। नंबर एक तो आप ये बात ले लें कि जेलें जो हैं वो सूबाई हुकूमत के पास होती हैं, और जेलों में अगर कमांडर बंद किए गए थे तो वो एस्टेब्लिशमेंट ने और फौज ने पकड़ के बंद किए थे। अगर वो कमांडर छोड़े थे तो सूबाई हुकूमत इसी सरफराज बुगटी की बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी की हुकूमत थी। वहां पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत किसकी थी? बाप पार्टी की। बाप पार्टी का पहला मेंबर था ये। अभी ये वज़ीर आला बनने के लिए पीपल्स पार्टी में आ गया। तो ये सरफराज बुगटी पहले बाप पार्टी में थे और अपनी ही पार्टी पे ये एलिगेशन लगा रहे कि जनाब हमने पहले कमांडर छोड़ दिए थे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट से पूछे ना कि क्यों छोड़े थे, और इन्हीं की दौरे हुकूमत में छोड़े थे। जबकि टीटीपी की आबादकारी के हवाले से मेरे पास एक और स्टेटमेंट है। ये राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। ये जरा आप उनके एक आधे जुमले में आपको समझ आ जाएगी। ये हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं 2022 में, अक्टूबर 2022 में, और ये वो वक्त है जब दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाया जा रहा था। देखिए, ये इल्जाम तो लगाया जाता है ना, राणा सनाउल्लाह साहब साफ कह देते हैं जनाब कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान तरीके इंसाफ लेकर आई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मुराद सईद से या मंजूर पश्तीन से जो दुश्मनी बन गई एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी, वो इसी वजह से बनी कि 2022 में जनरल बाजवा ने और उनके साथियों ने यह फैसला किया कि वो टीटीपी को लाकर पाकिस्तान में बसाएंगे। उन्होंने इमरान खान साहब को कायल किया, तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है हम इसके ऊपर डिबेट शुरू करवा देते हैं, और वो डिबेट शुरू हो गई। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनकी काबीना इमरान खान साहब की माने नहीं, फिर इनकी हुकूमत खत्म कर दी गई। और जब हुकूमत आ गई पीडीएम की, शहबाज शरीफ को वजीर आजम, बिलावल को वजीर खारजा और राणा सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बनाया गया, तो फिर ये टीटीपी को लाया और लाकर उन्होंने बसाया। हामिद मीर के शो में राणा सनाउल्लाह साहब का एक जुमला सुनिए जरा। माफी दी जाए या हमारी जो सजा है उसमें जो है वो कमी लाई जाए। कुछ ऐसे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, उनको वापस आने का मौका भी मिलना चाहिए। ठीक है जी, ये राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। इसी तरह ख्वाजा आसिफ भी स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, और उस वक्त के जो पाकिस्तान के DGISI थे नदीम अंजुम साहब, उनकी मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ इसी हवाले से कि टीटीपी को पाकिस्तान में वापस लाकर बसाना है, बातचीत भी की थी। अब आप जितना मर्जी रोला डालें, जितनी मर्जी छलांगे मारें, तारीख जो है वो लिखी जा चुकी है। सरफराज बुगटी साहब इसको बदल नहीं सकते। ये जो दहशतगर्द आए हैं पाकिस्तान में, ये पीडीएम की हुकूमत लाई है। जनरल बाजवा का फार्मूला था, जनरल बाजवा को हथकड़ियां लगाएं और उन्हें लेकर जाएं, ले जाके उनके ऊपर टॉर्चर करें, उन्हें बंद करें, उनसे पूछेंगे तुम्हें किसने कहा था कि इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लेकर आओ। हालांकि 2021 में अमेरिका वहां से निकलकर चला गया जान छुड़ाकर, और आप मामला को तय कर सकते थे। पाकिस्तान को आज भी अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो रुक जाए, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अच्छे ताल्लुकात ही इस खित्ते में पाकिस्तान की तिजारत के लिए और मफादात के लिए बेहतर होंगे, अगर ये करना चाहें तो। क्योंकि सूरत हाल देखें, अभी मैं आपको एक लेटेस्ट खबर भी दे देता हूं कि बन्नू के अंदर अटैक हुए हैं, और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 3 चौकियां हैं पुलिस की, और उन तीनों के ऊपर अटैक हुआ है, और मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस की चौकियों पर ग्रेनेडों से हमला किया है, और ये हमले लगातार अब बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बन्नू का इलाका है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अपना काम कर रही हैं। जनरल बाजवा ने अपना शौक पूरा कर लिया। इन्हीं दहशतगर्दों को वापस लाने के लिए जनाब इन्होंने पाकिस्तान की आवाम से दुश्मनी ले ली थी। लोग दीर में निकल रहे थे, हर जगह पे निकल रहे थे, हर जगह निकल के एहतजाज कर रहे थे कि यार खुदारा इन दहशतगर्दों को वापस ना लेकर आए, और अगर लाना है तो कोई मैकेनिज्म, कोई तरीकाकार होता है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात करें, और अगर आपने वापस लाकर इनको बसाना है तो गैर मुसल्लह होने चाहिए। फिर ये आपके आईन और गवर्नमेंट की रिट के नीचे रहकर इनको जिंदगी गुजारनी चाहिए। फिर इनके रहने का, इनके खाने पीने का, बाकी चीजों का भी आप बंदोबस्त करें, इनके रोजगार का भी आप बंदोबस्त करें, क्योंकि देखिए उनको तो आसान तरीका आता है, बंदूक पकड़ी पैसा कमा लिया। तो ये सारी चीजें मैनेज करनी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट तो सिर्फ एक चीज मैनेज कर रही थी, और वो आज तक एक ही चीज मैनेज कर रही है, और वो क्या चीज है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। बस इनको दीवार के साथ लगाओ। आप अंदाजा कीजिए कि अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत ने अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई ही नहीं। यानी तमाम टीवी चैनल को मना कर दिया गया कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाएगा, और किसी भी टीवी चैनल की जरूरत नहीं हुई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दे। आप कोई भी टीवी चैनल उठाएं, जो अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर बात कर रहे थे महमूद खान अचकज़ई साहब, खास तौर पे कोई दिखाया नहीं। महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं, और उन्होंने मशवरा दिया पूरे पाकिस्तान के लीडर्स को कि गुज़िश्ता गुनाहों पर अल्लाह और अवाम से माफी मांगे, आइन को सही अंदाज में नाफिज करें, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, PTI सब मिलकर बदबख्त हुकूमत से छुटकारे का सोचें, अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाकर इंतखाबात करवाएं, गद्दार का फलसफा मजीद नहीं चलेगा। उन्होंने कहा जो वफादारियां बेचता है वो वज़ीर आला बन जाता है, जो ना खरीदता है ना बेचता है वो गद्दार बन जाता है। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर इन तमाम बलाओं का इलाज करें, ये महमूद खान अचकज़ई ने कहा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है
कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर आपने बुलानी है तो इमरान खान साहब को भी निकाल कर लाएं जेल में से, पैरोल पर लेकर आए। उतना बड़ा लीडर है, पूरे पाकिस्तान में सबसे मकबूल आदमी है, 70-80% लोग उसके पीछे चलते हैं। तो उसके बगैर आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं? वो सारी पार्टियां एक तरफ, वो अकेला एक तरफ, इतनी उसकी मकबूलियत और कबूलियत है पाकिस्तान में। तो उस शख्स के बगैर आप तो बहुत मिनॉरिटी में है, आपके साथ तो अवामी सपोर्ट ही नहीं है। तो इमरान खान को बुलाएं, उसको शामिल करें, मुश्तरका एलामिया जब आएगा, इमरान खान उसका हिस्सा होगा तो आप उसका इंपैक्ट देखिएगा कितना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, लेकिन PMLN बहुत डरती है, पीपल पार्टी बहुत डरती है। उन्हें आइडिया है कि एक दिन इमरान खान बाहर आ गया और वो सामने आ गया तो इनका सारा कीता कराया जो है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा और हर तरफ फिर इमरान खान का ही नाम होगा, किसी और का नाम नहीं होगा। नाज़रीन, मैं कुछ खबरें देख रहा था, वकार साहब है हमारे दोस्त, उन्होंने एक नुक्ता उठाया, उसके बाद मैंने वाकई चेक किया। 3 नवंबर 2022 को इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ था। अब ये जबरदस्ती जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, वो लोग कहते हैं तुमने मजम्मत नहीं की, तुमने मजम्मत नहीं की, वो मार्ग बलोच से मजम्मत कराओ, उससे मजम्मत कराओ। ओ भाई, जिनको पूछना है कि ये हमला क्यों हुआ, उनसे तो पूछ लो। इंटेलिजेंस का फेलियर हो गया ना, इंटेलिजेंस का फेलियर क्यों हुआ, किसने किया, इसका जवाब मांगा जाएगा, ना कि उन लोगों से पूछा जाएगा जिनके पास सिक्योरिटी कोई नहीं है। वो बेचारे अकेले फिरते हैं बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, उनके पास तो अपनी जाती सिक्योरिटी भी नहीं है, वो गरीब लोग हैं। तो उनके ऊपर कातलाना हमले करवाने हैं आपने, उनसे मुजम्मतें करवा के, यानी ये चाहते हैं सारे ही मारे जाएं। यानी अब वो लोग जमहूरियत की बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं अपने हुकूक की बात करते हैं, वो एहतजाज करते हैं, वो इस्लामाबाद को मानते हैं, इस्लामाबाद आना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये लोग भी मर जाएं और सिर्फ वही बाकी लोग रह जाएं जो लोग हथियार उठा के पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं और अटैक कर रहे हैं फोर्सेस के ऊपर। मेरे ख्याल में ये बहुत ही कमजोर बात है। मजम्मत का मामला आया तो फिर वहां से हमें याद आया कि इमरान खान साहब पर जब कातलाना हमला हुआ था, क्या उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ DGISI या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मजम्मत की थी? तो जनाब, मैंने 3 नवंबर को यह वाकया हुआ था, 4 नवंबर और 5 नवंबर दोनों के अखबार पढ़े तो ना 4 नवंबर को कोई मजम्मत की गई, ना 5 नवंबर को कोई मजम्मत की गई, बल्कि 5 नवंबर को जो काम किया गया जरा वो देखें आप। 5 नवंबर के अखबार में बाकायदा यह मुतालबा किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान और PTI के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने जनाब ये कहा है कि ये हमले के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। अब आप अंदाजा करें, जरा ये जुमले आप देख लें। हुकूमत इमरान खान के झूठे इल्जाम पर कानूनी कार्रवाई करे, फौजी तर्जुमान मजमूम मकासद के लिए फजूल इल्जाम लगाकर अफसरान और सिपाहियों की इज्जत और वकार को दागदार किया जा रहा है। भाई, वो इमरान खान साहब हैं कि FIR करवाना चाहते, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, मुजम्मत तो पहले आप जारी करें। तो मुजम्मत वहां पर भी नहीं की गई थी। अभी नाज़रीन, एक और सवाल उठाया गया और ये जावेद चौधरी साहब ने भी उठाया, कुछ और जर्नलिस्ट भी उठा रहे हैं। हमने जब बलूचिस्तान में कुछ सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने भी कहा जी यही सवाल हमारे दिमाग में है, अगर ये हमें शामिल करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हमें ब्रीफिंग दें तो हम ये सवाल सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़े कलीदी बुनियादी सवाल हैं। यानी आदादोशुमार जो दिए गए हैं उनके मुताबिक 440 बंदे ट्रेन में सवार थे और उनमें से 339 के बारे में दावा किया गया कि वो वादियाब हो गए, 26 अफराद के बारे में दावा है कि वो शहीद हो गए। तो फिर भी 75 से ज्यादा लोग, 75 से 80 लोग जो हैं वो बचते हैं। ये बंदे किधर हैं, इनके बारे में कुछ पता नहीं। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि हो सकता है कि BLA वाले इनको अपने साथ ले गए, कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है शहीद हो गए, या अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये गए कहां पे। तो अभी भी 70 से 80 लोग जो हैं उनके बारे में कोई इतला नहीं है कि वो लोग कहां मौजूद हैं, वो लोग जो हैं वो बहिफाजत मौजूद हैं या किसी खतरे में हैं या उनकी क्या हालत है, इसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर आई नहीं है। नाज़रीन, एक और खबर है और ये किसानों के हवाले से है। ये खबर मुझे आपको जरूर देनी है क्योंकि किसानों का मामला हमेशा मैं उठाता हूं और पाकिस्तान की जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं किसान, लेकिन लगातार किसानों को पीसा गया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आई है किसान दुश्मन हुकूमत है। मरियम नवाज ने तो सबूत दिया कि वो अपने वालिदैन से ज्यादा किसानों की दुश्मन है। उन्होंने किसानों से गंदम खरीदने से इनकार कर दिया और ऐसी पॉलिसीज नाफिज कर दी जिनकी वजह से बेड़ा ही गर्क हो गया किसानों का। अब NFDC का डाटा आया है मार्च के महीने का 2025 का, नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है। इसका डाटा क्या बता रहा है कि पिछले साल की निस्बत फरवरी में और फिर ओवरऑल फरवरी में पिछले साल की निस्बत जो यूरिया इस्तेमाल की गई है वो 36% कम इस्तेमाल की गई है। DAP जो इस्तेमाल की गई है वो 65% कम इस्तेमाल की गई है। ओवरऑल जो है वो 31 और 44% कम ये खादें इस्तेमाल की गई है। अब नाज़रीन, आप अंदाजा करें कि किसान कितना मजबूर है, उसकी कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई। ना वो अपनी फसलों में यूरिया डाल पा रहा है, ना वो अपनी फसलों में DAP डाल पा रहा है। तो इससे पर एकड़ पैदावार जो है वो मजीद कम हो जाएगी। तो पैदावार भी कम हो जाएगी, काश्त पहले ही कम हुई है। तो पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता गंदम का एक बहरान खड़ा हो जाएगा। अभी जैसे कि चीनी का बहरान इन्होंने पैदा किया, शुगर मिल माफिया जो है वो एक एक दिन गुजारते हैं, एक एक दिन में अरबों रुपए का टीका कौम को लगता है। रमजान के महीने में हुकूमत चुप करके बैठी हुई है, कीमतें जनाब बढ़ा दी गई हैं और अब एक एक दिन में जो है वो बेशुमार पैसा इनकी जेबों में जा रहा है। थोड़े दिन के बाद अचानक चीनी की कीमत नीचे कर दी जाएगी। और ये हुकूमत बड़ी कामयाब होगी, हुकूमत ने कमाल कर दिया, चीनी की कीमत नीचे आ गई। लेकिन ये जो 15-20 दिन का डकैती पड़ेगी ना पाकिस्तानियों की जेब पर, यानी अभी तकरीबन रमजान हमारे 12-13 रमजान तो हो गए, आज 15 मार्च है, 1 मार्च से लेकर अब तक यही सूरत हाल चल रही है।
तो पिछले 15 दिनों में जो डकैती पाकिस्तान की कौम की जेब पे पड़ गई है, ना इसके ऊपर कभी इंक्वायरी होनी है, ना कभी किसी से पूछा जाएगा। तो माफिया लूट गया पाकिस्तान के शहरियों को, एक आधा हफ्ता और लूटेंगे और फिर चीजों को नॉर्मलाइज कर देंगे। अंदाजा कीजिए आप कैसे ये लूटते हैं पाकिस्तान की कौम को, और इनकी तरजीहात देखें। यानी 3 मजीद वुज़रा को शामिल कर दिया अपनी काबीना में शहबाज शरीफ साहब ने। गिलानी साहब ने उनसे हलफ ले लिया। अब अंदाजा करें, आपके इस मुल्क में अभी खून बह रहा है, पाकिस्तान जख्मी है, अभी जो हमारे शोहदा हैं उनके कब्र की मिट्टी भी गीली है, और कई लाशें तो अभी दफन भी नहीं हुई, और 3 नए वुज़रा ने शहबाज शरीफ की काबीना में हलफ उठा लिया। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ये मौज मस्ती करने के लिए आए हुए हैं। और ये तो सारी शक्लें इलेक्शन हार गई थी, इनको जाली फार्म 47 के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, और अब इनको वजारतें चाहिए। उधर फौजी मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उधर एफसी वाले शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, पंजाब के अंदर बैड गवर्नेंस की इंतहा हो गई है, सवाए टिकटॉक्स की और कोई काम नहीं है। वफाकी हुकूमत ने कर्जे ले लेकर पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी है। महंगाई के बोझ के अंदर पाकिस्तानी जो है वो इतना आज से पहले कभी नहीं दबा जितना इन्होंने दबाकर रख दिया है। और सिंध की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो मुकाबले में आते ही नहीं है। वो तो सुभान अल्लाह करप्शन के मैदान में हमेशा सबसे आगे फ्लाई करते हैं। अभी 9 अरब रुपए का जो है वो बिलावल साहब ने खबरों के मुताबिक, चंद खबरों जो चल रही थी उनके मुताबिक, बिलावल साहब ने 9 अरब रुपए के सवाबदीदी फंड हासिल कर लिए हैं, और सिंध की या सिंध के किसानों के पानी के ऊपर 6 नहरें बनवा दी हैं आसिफ अली जरदारी ने। बंद कमरों में कहते हैं नहरें बनाओ, बाहर निकल के रोला डालते हैं हल्का हल्का दोनों बाप बेटा, हल्की हल्की ढोलकी बजा के बाहर निकल के जो है एहतजाज करते हैं, और अंदर बैठ के कहते हैं बनाओ बनाओ नहरें बनाओ, कोई बात नहीं, हमें फंड दे जाओ, बस पैसा दे जाओ हमें, ताकि हम अपनी मर्जी के काम पाकिस्तान में करते जाएं। नाज़रीन, खबरें मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ नक्शे भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन एक आधा दिन मुझे और दे दें, मैं इस पर थोड़ा सा और काम कर लूं कि CPEC, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना और रशिया, ये रीजन के अंदर जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था, वो गेम चेंजर आज कहां है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जाते जाते एक खबर मैं आपको और बता दूं कि फजल रहमान साहब सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कुछ खबरों के मुताबिक वो कह रहे हैं कि पहले भी हमारे साथ हाथ हो गया, अब अगर PTI ने हमारे साथ हाथ कर दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, लिहाजा वो सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं। क्या इमरान खान साहब इस पे राजी हो जाएंगे, एक बड़ा सवाल है, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और एक बंदा है नाज़रीन, ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, ये इमरान किश्वर नाम का DIG है, इसने वैसे बड़ी खिदमत की है, बड़ी खिदमत की एस्टेब्लिशमेंट की। इसने उनके कहने के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी बुशरा बीबी के खिलाफ, वो जादू शादू वाली, तावीज़ों वाली और इस किस्म की ना। तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इन्होंने कितने कारनामे किए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं इनके। और इंसान बाज़ औक़ात ना उम्मीद लगा लेता है अपने कारनामों से और अपनी खिदमत से कि मुझे तो प्रमोशन मिलेगी मिलेगी। वो फिर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बताया कि इस्तीफ़ा जो है वो इसलिए दे रहा है कि इसको प्रमोशन नहीं मिली, क्योंकि इसने खिदमत बहुत अंजाम दी है, और इतनी खिदमत करने के बाद भी अगर प्रमोशन ना मिले तो बंदे को दुख तो होता है ना। तो ये हीरो बनने के लिए कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों ने थोड़ा सा बनाया भी, लेकिन हीरो तो कोई नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट है जिसको तरक्की चाहिए थी, और तरक्की के लिए उसने वो सब कुछ करके दिया जो नॉर्मली पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।